Today we'll start with this topic. The next topic in the series is VRS. आज हम स्टार्ट करेंगे VRS के साथ. This is the fourth item in retirement benefit to be studied for exemption in section 10 subsection 10C. और इसे हम रूल 2B के साथ पढ़ेंगे क्योंकि रूल 2B में इसके बारे में कुछ चीजें लिखी हैं. ठीक, तो हम देखते हैं कि VRS क्या होता है. पहले हम बात करेंगे कि VRS किसे कहते हैं. तो VRS एक टाइप का वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है. इट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 90s. एक्चुअली इस स्कीम को कुछ कंपनीज तब इस्तेमाल करती है जब उनके पास ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं. ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने एम्प्लॉयज चाहिए उनसे ज्यादा एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉय करके रखती है. जनरली ऐसे सिचुएशंस हम तब देखते हैं जब एक इकोनॉमी डाउनस्ट्रिंग में होती है. ठीक है, डाउन स्विंग देख रही होती है या रिसेशन देख रही होती है. उस समय एक कंपनी को बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम लाया गया था. कंपनी इस स्कीम के थ्रू क्या करती है, वो अपने कुछ एम्प्लॉयज को कहती है कि आप रिटायरमेंट ले लो वॉलंटरली, हम आपको पैसे दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बंदे ने एक टाइम पे एक कंपनी में जॉब ज्वाइन किया एंड उसने कुछ साल जॉब किए. उसकी रिटायरमेंट सपोज होने वाली थी 60 ईयर्स पे. कौन से एज में? 60 में. एंड उसने जॉब ज्वाइन किया था सपोज एट द एज ऑफ 25. कंपनी सोच रही है कि कंपनी कुछ लोगों को निकाल देगी या उन्हें ऑप्शन देगी कि आप खुद से जॉब छोड़ दो. अगर कंपनी निकाल देती है फोर्सफुली तो उसे हम अलग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, उसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं. बट यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देती है कि आप खुद से जॉब छोड़ दो. तो सपोज जिस बंदे ने VRS ऑप्ट किया है उसकी एज है 54 ईयर्स. इसे पता है कि मैं कुछ साल बाद ऐसे भी रिटायर होने वाला हूं एंड बॉडी अभी सपोर्ट नहीं कर रही है काम करना. तो ये बंदा क्या कर सकता है, ये रिटायरमेंट ले सकता है. वॉलंटरी रिटायरमेंट इतने पीरियड के लिए से जनरली हो रही है, मतलब ये 6 ईयर्स पहले ही रिटायरमेंट ले रहा है. तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती है, कंपनीज इन्हें इस एम्प्लॉयज को इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो उसने सर्व नहीं किया या नहीं करना चाहता उसके लिए पैसे दे देती है. कंपनी को उससे क्या फायदा होगा? कंपनी को इससे एक फायदा तो ये होगा कि वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एकोमोडेट अब कम कर पाएगा, उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं रखना होगा. और अगर ये 6 ईयर्स काम करता तो अभी तो हम इसे सैलरी दे रहे हैं आज के बेसिस पे नेक्स्ट 6 ईयर्स का. अगर ये 6 ईयर्स काम कर लेता तो इसकी सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज कर जाती. तो वो जो एडिशनल इंक्रीमेंट इन सैलरी होने वाली है वो हमारे लिए सेविंग्स होगी अभी के लिए. अब एम्प्लॉयज ये VRS क्यों लेंगे? क्योंकि उन्हें कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगे. एग्जेम्पशंस क्या होंगे वो मैं देखूंगा, बट ये एग्जेम्पशंस किन एम्प्लॉयज को मिल सकती है ये आपको ध्यान रखना है. क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि किसी बंदे ने VRS लिया है तो हमें ये जरूर बताना होगा कि वो बंदा एलिजिबल है कि नहीं अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C फॉर VRS. तो ये बंदे कौन हो सकते हैं? ये ऐसे एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रहे हो या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी में काम कर रहे हो या फिर और किसी कंपनी में. तो ये तीन चीजें हमने देखी, पब्लिक सेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी. ये कुछ ऑथोरिटीज में काम कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली या स्टेट गवर्नमेंट रूल्स अकॉर्डिंगली या किसी प्रोविजनल एक्ट के अकॉर्डिंगली बनी हो. ये किसी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं या फिर किसी IIT या नोटिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे IIMs हो सकते हैं. ये किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज हो सकते हैं जिसका इंपॉर्टेंस है थ्रू आउट इंडिया, मतलब जो पूरे इंडिया में नोन है. लाइक फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया टॉप 10 कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स लाइक SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज. ठीक है, हर्ष आई थिंक क्या नाम है उस कॉलेज का, जो भी, मतलब आप टॉप 10 कॉलेजेस को चेक कर सकते हो. वो कॉलेजेस नोटिफाइड इंडिया में होते हैं.
ठीक, जिनके ऊपर ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। सिर्फ ऑल इंडिया बेसिस पे नोटिफाइड होने से नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भी हो कि वो रिटायरमेंट वीआरएस के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। आपको एग्जेम्पशंस क्या मिलेंगे वो हम देखने वाले हैं। एग्जेम्पशन होगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग। पहला दो तो हम फर्स्ट एंड लास्ट तो हम जानते हैं, अभी तक हमने सीखा है कि फर्स्ट तो होता है अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि एग्जेम्पशन कैन नेवर एक्सीड व्हाट यू हैव रिसीव्ड, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लास्ट होता है स्टैट्यूटरी लिमिट, इसका स्टैट्यूटरी लिमिट है 5 लाख रुपीस का, मतलब अपर कैपिंग लगी हुई है, 5 लाख से ज्यादा की एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। अब जैसे कि मैंने आपको यहां दिखाया था, ये वीआरएस दो फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है ये इस पीरियड के लिए मिल रहा हो जो आपने सर्व किया है, या हो सकता है ये इस पीरियड के मिल रहा हो जो आप सर्व नहीं करने वाले, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों ही पीरियड्स के लिए पैसे मिल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप फर्स्ट पीरियड मतलब जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन की थी उससे जब तक आप रिटायरमेंट करो तब तक के कॉन्सेप्ट में बात करें तो हर ईयर के लिए 3 मंथ्स की सैलरी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? 3 मंथ्स। ये जनरली उन्हें मिलती है जो कम टाइम सर्व करके रिटायरमेंट ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 ईयर्स ही सर्व किया और मैंने रिटायरमेंट ले लिया, ऑल्दो मेरे रिटायरमेंट में अभी 25 ईयर्स बाकी थे, तो उसको कॉन्सेप्ट में आपको 3 मंथ्स की सैलरी मिलेगी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। या मान लीजिए मैं टुवर्ड्स द एंड जाके वीआरएस अप्लाई करता हूं, तो उस कॉन्सेप्ट में आपको सर्व्ड पीरियड के लिए वीआरएस नहीं मिलता, आपको अनसर्व्ड पीरियड के लिए वीआरएस मिलता है। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, हम सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं इनटू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। क्लियर? तो इन चारों में से जो लोएस्ट होगा दैट कैन बी ऑप्टेड एज एग्जेम्पशन फॉर वीआरएस। एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें टैक्सेबल वैल्यू मिलेगी। सपोज हमने एक अमाउंट रिसीव किया था, इन चारों में से जो लोअर होगा उसे हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम अमाउंट रिसीव्ड एज वीआरएस एंड विल गेट द टैक्सेबल वैल्यू फॉर वीआरएस। हमें क्या मिलने वाली है, टैक्सेबल वैल्यू अंडर वीआरएस। क्लियर? मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि इसे किस तरह से बनाते हैं, आप उसे ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे एसएससी, उसका स्टेटस जैसे कि हम लिखते हैं, हम प्रीवियस ईयर मेंशन करेंगे और असेसमेंट ईयर भी मेंशन करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हम हमेशा लिखते हैं हर सॉल्यूशन में। हम नीचे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वीआरएस, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। देन हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जैसे हम लिखते हैं, 2 अमाउंट कॉलम होते हैं, एक होता है डिटेल एंड एक होता है अमाउंट। क्लियर? नाउ हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड एज वीआरएस, आपको कितना मिला, क्योंकि हम एग्जेम्पशन उसी में से माइनस करने वाले। क्लियर? नाउ हम डिडक्ट करेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(c) लोअर ऑफ ए, बी, सी एंड डी। 4 चीजें थी, हमने फर्स्ट में क्या लिखा, अमाउंट रिसीव्ड, एंड लास्ट में हम लिख रहे हैं स्टैट्यूटरी लिमिट। पॉइंट नंबर बी में हम क्या लिख रहे हैं, 3 months सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक, सर्विस का जितने भी साल कंप्लीट किया उसके बेसिस पे। एंड यहां हम लिखेंगे सैलरी एट रिटायरमेंट, आपकी कितनी सैलरी थी, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। अब इन चारों अमाउंट्स को हम इनर कॉलम में लिखेंगे एंड द लीस्ट ऑफ द 4 will be deducted from amount received
एंड दस जो फाइनल वैल्यू हमें मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल वीआरएस। क्लियर? आप इसे फॉर्मेट में कंप्लीट कर लो, जस्ट ड्रॉ द कॉलम्स। हम कंप्लीट करते हैं ड्राइंग्स करके, स्केल यूज कीजिएगा। क्लियर? नाउ यहां से कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ना बहुत जरूरी था। फर्स्ट ये टॉपिक, सैलरी क्या होती है, एंड हम पढ़ेंगे कंडीशंस एज स्पेसिफाइड इन रूल 2BA, जो रूल एप्लीकेबल है। नाउ जस्ट चेक, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस एज स्पेसिफाइड इन रूल 2BA। रूल 2BA कुछ गाइडलाइंस स्पेसिफाई करता है, ये कंडीशंस भी है। मतलब इफ अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन of VRS, then he must have to satisfy these conditions. The conditions are as: first, the employee must have completed 10 years of service, मतलब मिनिमम 10 साल आप काम किए हो, या फिर और वो कह रहा है कि 40 years of एज होना चाहिए। दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाइज टू पब्लिक सेक्टर कंपनी, याद रखिएगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के वीआरएस के लिए ये कंडीशंस मतलब नेसेसरी नहीं है, बट फॉर अदर केसेस एम्प्लॉय को 10 साल या तो सर्विस कर चुका हो या उसकी एज 40 साल हो। सेकंड, ये एग्जेम्पशन सारे एम्प्लॉयज ले सकते हैं, ठीक, बट डायरेक्टर्स ये वीआरएस नहीं ले सकते। मतलब कोई भी कंपनी का या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर वीआरएस अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट, थर्ड ये है कि वैकेंसी, क्योंकि जैसे डेफिनेटली अगर आप वीआरएस दोगे तो लोग आपके कम हो जाएंगे, आपके एम्प्लॉयज कम हो जाएंगे। इस वैकेंसी को हम फिलअप नहीं कर सकते, शुड नॉट बी फिल्ड अप, एंड वीआरएस के कारण आपका टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय मस्ट रिड्यूस। लास्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है दिस, कि जो एसएससी है या तो वो सेक्शन 1010C में वीआरएस का एग्जेम्पशन क्लेम कर ले, या फिर वो रिलीफ क्लेम करे अंडर सेक्शन 89। ये हम बाद में पढ़ेंगे रिलीफ्स क्या है। ठीक, तो हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। अभी तक हमने जो भी चीजें जानी है फिर से वही याद रखिएगा। अभी तक हमने सैलरी में सिर्फ बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चरिंग पढ़ा था, और उसके बाद हमने डायरेक्ट रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, बट इट्स नॉट अ सैलरी। याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। सैलरी का पार्ट होता है, बट जब हम किसी चीज को कैलकुलेट करके हम रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करें, तो अभी तक हमारे लिए सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक है। जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ लेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूड हो गया, क्योंकि बिना कैलकुलेट किए तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, टैक्सेबल वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तो अभी तक हमने सैलरी में सिर्फ बेसिक के बारे में पढ़ा है। साथ ही साथ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एग्रीमेंट के थ्रू डीए को सैलरी का पार्ट माना जा सकता है, तो अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हुआ तो उसे ऐड करेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी। फाइनली आपको शायद याद ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट डिसीजन था जिसके अकॉर्डिंगली अगर कमीशन इफ पेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज, याद रखिएगा परसेंटेज फिक्स्ड होना चाहिए, ऑन टर्नओवर होना चाहिए, दैट हैज बीन अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, तो उसे हम सैलरी का पार्ट मानते हैं। तीन चीजें हैं, क्या है, पहला तो परसेंटेज फिक्स हो, ठीक है, दूसरी चीज ये परसेंटेज टर्नओवर पे चार्ज हो, तीसरी चीज ये टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय हो जिसे ये पैसे मिल रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम कमीशन को भी सैलरी में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो हम देखते हैं कि वीआरएस के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है कि जॉन एक एम्प्लॉय था, किसका, पब्लिक सेक्टर कंपनी का। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज एलिजिबल होते हैं, आपने कहा हाँ। मैंने बोला इसे 6 लाख रुपए मिले हैं एज वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। इसका एज ऑफ रिटायरमेंट क्या था, 60, और जॉन की अभी उम्र कितनी है,
45 ईयर्स, इसने 20 साल सर्विस भी की है। इसका मतलब ये रूल 2BA का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसकी एज 40 भी हो गई और 10 ईयर्स का सर्विस होना चाहिए, दोनों ही इज सेटिस्फाइंग। क्लियर? और ये पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय भी है। रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी? 10,000। डीए कितना था? 6,000, बट 50% ही इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब हमारे हिसाब से सैलरी का मतलब 10,000 हम लेंगे, बिकॉज 10,000 इज द बेसिक सैलरी, एंड डीए फॉर्मिंग पार्ट हम लेते हैं, तो डीए फॉर्मिंग पार्ट कितना आने वाला है? ओनली 3,000। कितना? 3,000। दैट मीन्स उसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 13,000। क्लियर? तो हम लिख रहे हैं 10 प्लस 3, टोटल 13K उसकी सैलरी हो गई फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपको एग्जाम हॉल में ये करते समय यू हैव टू राइट अ नोट that why you have taken salary or why you didn't included the other components as it was specified in the question। ठीक, तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारे हिसाब से ये अमाउंट्स कितने आने वाले हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। आप मेरे साथ ये फॉर्मेट बनाइएगा। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। हम कैलकुलेशन करने वाले थे एसएससी, उसका स्टेटस। एसएससी का नाम है मिस्टर जॉन। स्टेटस, he is an individual. The previous year was not mentioned in the question, thus we are leaving it। हमने क्या करना शुरू किया है? हमने कंप्यूटेशन करने की कोशिश की ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वीआरएस। क्लियर? पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। हमने लिखा अमाउंट रिसीव्ड एज वीआरएस 6 लाख रुपीस, लेस exemption under section 10(10)(c), least of। Point number A is amount received। Amount received is 6 lakhs। Point number B, 3 months salary for every completed years of service। तो ये कितने होने वाला है? इसे हम लिखने वाले 3 इंटू 13,000। अब ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस कितना है? क्वेश्चन में कहा था ही ज्वाइंट एट अ एज ऑफ कितना? चेक कर। ही ज्वाइंट ही हैज कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो 20 साल के बेसिस पे होगा ये। ठीक, तो यहां हम कितना लिखेंगे? 20 ईयर्स। कैलकुलेट कीजिए, 3 इंटू 13,000 इंटू 20, ये अमाउंट आएगा 7,80,000। पॉइंट नंबर सी होगी सैलरी एट रिटायरमेंट इंटू मंथ्स लेफ्ट।
कितना महीना बचा रिटायरमेंट के लिए। तो हमें पता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी तो 13,000 थी, और कितने महीने बचे हैं रिटायरमेंट में, ध्यान से देखिए। 60 ईयर्स में रिटायरमेंट होने वाला था, 45 ईयर्स का वो है, और एवरी ईयर 12 मंथ्स होते हैं। ठीक, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसके बेसिस पे कि कितना वैल्यू होना चाहिए था। 60 माइनस 45 इंटू 12, 180 इंटू 13,000। दैट मीन्स अगर उस बेसिस पे देखें तो उसे 23,40,000 रुपीज मिलना था। एंड लास्ट डी, स्टैट्यूटरी लिमिट कितने का है, इट्स 5 lakhs. So now in this question the least of the four is 5,000. तो हमने taxable value कैलकुलेट किया of VRS which is coming to 1 lakh rupees. इसे हम कहते हैं taxable VRS in this question. Okay, now you should complete this format so that it looks nice. प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, खास करके उनके लिए एग्जाम्स में। ये नॉलेज के लिए है, प्रैक्टिस करते समय आप चाहो तो फॉर्मेट ना बनाओ, बट इन एग्जाम हॉल यू नीड टू ड्रॉ। बट अगर आपने प्रैक्टिस के टाइम पे से नहीं बनाया तो एग्जाम टाइम पे ये बनेगा नहीं आपसे। ठीक, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इन द सीरीज इज अलाउंस। अलाउंसेस क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि अलाउंस किसे कहते हैं। अलाउंस इज एक्चुअली अ फिक्स्ड सम given for specific purpose। जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम एक फिक्स सम ऑफ मनी देते हैं तो हम उसे अलाउंस कहते हैं। नौ, इसका मतलब अलाउंसेस हमेशा कैश में पे होते हैं, और अलाउंसेस एक्चुअली दो टाइप के होंगे जो हमें पढ़ने हैं। पहला अलाउंस होता है जिसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, HRA, और दूसरा अलाउंस जो है उसे हम कहते हैं स्पेशल अलाउंस। दिस स्पेशल अलाउंस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये स्पेशल अलाउंसेस कितने टाइप के। तो चलिए हम लोग सबसे पहले के साथ स्टार्ट करेंगे। इट्स HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? ये एक ऐसा अलाउंस होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और हर एम्प्लॉयर टू मीट हाउस रेंट एक्सपेंसेस। मतलब आप घर भाड़े पे लेके रह सको और घर का भाड़ा दे सको, इसीलिए एम्प्लॉयर आपको कुछ पैसे देता है। इस हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है हमें सेक्शन 10(13)A में एज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसे भी याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा। पहला तो डेफिनेटली होता है अमाउंट रिसीव्ड, कितना आपको रिसीव हुआ है। सेकंड क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट थर्ड पहले देख लीजिएगा। जैसे स्टैट्यूटरी लिमिट हम लिखते थे ना, इसका भी स्टैट्यूटरी लिमिट है। ये या तो 50% होगा आपके सैलरी का, या फिर 40% होगा आपके सैलरी का। 50% कब होगा? अगर आप मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई में रहते हो तो आपको 50% एग्जेम्पशन मिलेगा स्टैट्यूटरी। बट अगर आप इन 4 सिटी को छोड़ के कहीं और रहते हो तो 40%। बट याद रखिएगा ये रेसिडेंशियल हाउस के लिए मिलता है। ठीक है, इट्स रेसिडेंशियल हाउस। ठीक, जस्ट राइट इट हाउस। क्लियर? नाउ गवर्नमेंट बिलीव्स कि एवरी पर्सन हु अर्न समथिंग must incur
अ पार्ट ऑफ दैट इनकम टुवर्ड्स हिज ओन रेसिडेंस, मतलब रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उसमें आप अपना सैलरी का एटलीस्ट 10% इनकर करो। तो वॉट एवर आपने रेंट पे किया है 10% ऑफ दैट इज योर लाइबिलिटी एंड द डिफरेंस जो है दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक, एज पर एचआरए रूल्स। तो इसीलिए देखिए हमने जो भी रेंट आपने पे किया है उसका 10% हम डिडक्ट कर ले रहे हैं। मतलब जितना भी आप रेंट पे करोगे उसमें से हम 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे और जो भी कुछ बचेगा उसे ही हम इस कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। नो, अगर ये पॉइंट है तो इस सेकेंड नंबर पॉइंट के बेसिस पे देखिए हमने लिखा है कि आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर एम्प्लॉई हैज नॉट एक्चुअली इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। मतलब अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में नहीं रहते, ठीक है, या अपने खुद के एकोमोडेशन में रहते हो, आपका खुद का फ्लैट में, तो आपको एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नॉर्मल सी बात है, उस केस में आपके पास इन तीनों पॉइंट्स में से पहला पॉइंट में तो वैल्यू होगा बिकॉज एम्प्लॉयर इज पेइंग यू समथिंग। थर्ड पॉइंट भी रहेगा क्योंकि आइदर आप इन 4 सिटीज में या किसी डिफरेंट सिटीज में रहते हो। बट पॉइंट नंबर 2 के केस में आपका रेंट पेड जीरो हो जाएगा और जीरो माइनस समथिंग इज नेगेटिव एंड एग्जेम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इन तीनों का जो लोअर वैल्यू है वो ब्लैंक है, इसका मतलब एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया। ठीक, तो ये लॉजिक है इसके पीछे। वाई मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसा क्यों, अभी अभी मैंने आपको बताया। क्लियर? तो हम देखेंगे कि इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। विल टेक अप इलस्ट्रेशन नंबर 5 नाउ। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय इन एक्स वाई जेड लिमिटेड। उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 15,000 पर मंथ। इसे डीए भी मिलने वाला था 50% ऑफ बेसिक। उसे एचआरए कितना मिला है? 3,000 पर मंथ। He has taken accommodation in Kolkata and pays 2,500 as rent. तो आपको पता लगाना है कि उसका टैक्सेबल एचआरए कितना है। क्लियर? चलिए देखते हैं। फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एसएससी status. SSC is Mr. X. Status is that he is individual. Clear? Previous year or assessment year. Computation of taxable house rent allowance हम कंप्यूट करने वाले हैं। फॉर्मेट लिखना शुरू किया हमने। पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। क्लियर? फिर हमने नीचे लिखा अमाउंट रिसीव्ड एज एचआरए। हमने एचआरए कितना रिसीव किया है? क्वेश्चन कह रहा है 3,000 करके पर मंथ। तो एक साल में हमने कितने रुपए रिसीव किए होंगे? इंटू 3, दैट इज 36,000। नाउ हमने इसके नीचे लिखा लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13A. It will be 13A. Just rewrite it. 13A. Least of A, B and C. A में क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड। तो डिटेल के कॉलम में लिखेंगे 36,000। लास्ट वाला क्या है? स्टैट्यूटरी लिमिट, क्योंकि ये कोलकाता में रहता है तो वो 50% होना चाहिए ऑफ सैलरी। क्लियर?
एंड पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमें सैलरी पहले कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, बट क्योंकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, हम एचआरए में हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट और अलाउंसेस अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जनरल रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है और एचआरए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हमारे लिए अभी भी सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक की सैलरी है। तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी हम क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से। क्लियर? तो हमारे हिसाब से इसकी सैलरी क्या है, सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक। यहां पर तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 15,000 रुपए पर मंथ। क्लियर? डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, डीए को हम इंक्लूड नहीं करते यहां पर। तो आप आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जनरली सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। ठीक, फॉर्मिंग पार्ट किसका, ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस वो कमीशन वाला कॉन्सेप्ट जो था वो एज इट इज रहेगा। ठीक, कोर्ट डिसीजन, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में एससी लिख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के हिसाब से। बट ये दोनों ही कंपोनेंट यहाँ है नहीं, तो इसका पर मंथ सैलरी कितना था, 15,000। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी फॉर द पीरियड जिसके लिए उसे एचआरए मिला है, दैट विल बी 15,000 इंटू 12 इक्वल टू 1,80,000। ठीक, साल की। तो इसका 50% यहाँ लिखेंगे, दैट इज 90,000। ठीक, जो होना चाहिए था एचआरए, उसे मिलना चाहिए था मैक्सिमम। और इस पॉइंट में हमें लिखना है क्या, हम यहाँ लिखेंगे उसने रेंट कितना दिया है, 2,500 करके उसने महीने के रेंट दिए हैं। तो 2,500 इंटू 12, टोटल रेंट पेड कितना है उसका, टोटल रेंट उसने पे किया है 30K, दैट इज 30,000। और 10% ऑफ सैलरी का मतलब होता है इस अमाउंट का 10%, दैट इज 18K। ठीक, तो अगर आप देखोगे 30 माइनस 12 कितना होता है, सॉरी 13 माइनस 18 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे 12,000 होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द लीस्ट ऑफ दिस थ्री, 12,000 इज द लिस्ट। तो हम यहाँ जाके क्या लिखने वाले हैं, 12K। दिस विल गिव यू टैक्सेबल एचआरए। टैक्सेबल एचआरए कितने का हो गया, 24,000। ठीक, तो आपको समझ में आया कि हमने किस तरह से कैलकुलेशन किया और क्यों किया, मैंने आपको पूरा डिटेल में क्लियर किया है। ठीक, आप कुछ क्वेश्चंस एज असाइनमेंट मार्क कीजिएगा जो आपको अभी बनाने हैं क्लास वर्क। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। ठीक, ये क्वेश्चन जस्ट लाइक अभी हमने जैसा बनाया वैसा ही है। इसमें याद रखिएगा यहाँ पे है फिक्स्ड कमीशन होने से हम इंक्लूड नहीं करते, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन होना चाहिए, तो ये सैलरी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, डीएनएस अलायंस के पास में लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इसका मतलब इस बार सैलरी को हम 3 + 5 8,000 रुपए लिखेंगे पर मंथ। ठीक, उसने रेंट कितना पे किया हाउस का, 4,000, एंड उसे एचआरए कितना मिल रहा था, 5,000। तो बेस्ड ऑन दिस आप कैलकुलेशन करोगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है, फॉलो योर बेसिक्स जैसा भी मैंने किया। एंड सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करेंगे। ठीक, 12,000 की सैलरी है, डीए 4,000 है, बट रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्म कर रहा है कि नहीं पार्ट ये नहीं बोला, तो एक्सक्लूड दिस। फिर से उन्होंने फिक्स्ड कमीशन की बात की है, हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिक्स्ड परसेंटेज चाहिए कमीशन का, अमाउंट फिक्स नहीं। एचआरए कितना रिसीव हुआ है, 5,000, रेंट उसने पे किया है 4,500, बट क्वेश्चन कह रहा था कि ही वॉज लिविंग विथ हिज पेरेंट्स at at their accommodation till 1st October 2019। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम इसे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा, बिकॉज एग्जिम्पशन नहीं मिलेगा। कब से कब तक का, अप्रैल से सितंबर तक का। आप फॉर्मेट के बेसिस पे जो कैलकुलेशन करोगे
वो होगा अक्टूबर टू मार्च का। आप उसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे पॉइंट नंबर ए बोल, ठीक है, एच आर ए ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च कैलकुलेट करो। एंड देन पॉइंट नंबर बी बोल के लिखेंगे एच आर ए फॉर अप्रैल टू सितंबर 5000 इनटू फॉर दिस पीरियड, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर फॉर 6 मंथ्स फुल्ली टैक्सेबल। तो इसका 6 महीने का 30,000 फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज पॉइंट नंबर बी। और पॉइंट नंबर ए यू कैन से, पॉइंट नंबर बी मतलब जो अक्टूबर से मार्च तक का है वो आप कैलकुलेट करोगे। तो उसमें रेंट पेड भी उतने ही पीरियड का आएगा, सैलरी भी 6 मंथ्स की आएगी, सब कुछ 6 मंथ के बेसिस पे ही कंसिडर करना है। क्लियर? सो आप ये दोनों क्वेश्चंस अब भी राइट नाउ सॉल्व करेंगे। आई विल बी शोइंग यू द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8। मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बट पहले आप इसे सॉल्व करेंगे भी। सॉल्व विथ मी राइट नाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताया नहीं है कि वो कहाँ रहता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ दैट ही इज लिविंग इन द 4 टाउन्स एज सिटीज एज स्पेसिफाइड, तो 50% ऑफ सैलरी उसे मिलने वाली है। आपको ये अजम्पशन बोल के लिखना होगा मेरा। ठीक, रेंट पेड कितना है? 4,500 इंटू 6 माइनस 4,800, तो पॉइंट नंबर 2 में 22,200। मेरा आंसर आ रहा है 37,800 टोटल टैक्सेबल वैल्यू। देखिए कैसे, देखिए दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक, एच आर ए आपने पहले अप्रैल टू सितंबर वाला कैलकुलेट कर दिया, फुल्ली टैक्सेबल 30,000 लिख दिया। अक्टूबर टू मार्च का कैलकुलेशन नॉर्मल बेसिस पे किया, 7,800 टैक्सेबल आया, दोनों को ऐड किया 37,800, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ए प्लस बी। क्लियर?
द नेक्स्ट इन द सीरीज इज स्पेशल अलाउंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलाउंसेस मेनली दो टाइप के होते हैं। हम एक को पढ़ रहे थे सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में, जिसे हम HRA कहते हैं, एंड सेकेंड हम पढ़ रहे स्पेशल अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। इसे हम पढ़ेंगे रूल 2BB के साथ। अब हमने एक्चुअली स्पेशल अलाउंसेस को 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले अलाउंसेस उनके बारे में पढ़ेंगे जो एग्जेम्प्टेड होते हैं अप टू अ फिक्स्ड लिमिट, मतलब इनकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, इनसे ज्यादा एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट दिस लिमिट्स आर एग्जेम्प्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब हमने खर्च कितना किया है उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना स्पेसिफाइड लिमिट है उतने तक हमें एग्जेम्पशंस मिलेंगे। प्रोवाइडेड, डेफिनेटली प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड। क्लियर? तो इन दैट केस हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लिमिट्स क्या है पहले, फिर मैं इसके कैलकुलेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। पहला आइटम जो है उसका नाम है ECA, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। दिस अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, मतलब 100 रुपया हर महीने के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा पर चाइल्ड, एंड दैट विल बी मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रंस। अगेन हॉस्टल अलाउंस है हमारे पास नेक्स्ट आइटम, इसका लिमिट है 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, अगेन मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रंस। थर्ड इन द कैटेगरी इज अलाउंसेस रिसीव्ड बाय, ये एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज को मिलता है। इसके केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि 70% ऑफ द अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड और 10,000 विच एवर इज लोअर। क्लियर? नेक्स्ट आप देखोगे दैट the next allowance in the series, okay, the next in the sequence is special compensatory allowance। ये एक्चुअली हिली एरिया अलाउंस है, ये वेरी करता है हाइट ऑफ द हिल्स के हिसाब से। इट कैन बी 800, इट कैन बी 7,000 एंड इट कैन बी इवन 300। जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं हिल के, जैसे लद्दाख एंड अदर्स, वहां पे 7,000 का एग्जेम्पशन है। अगर आप उससे थोड़ा लो हिली एरियाज में और जस्ट लाइक दार्जिलिंग एंड अदर्स, शिवालिक रेंज, तो 800, एंड जो नॉर्मल हिली एरियाज होते हैं वहां पे 300, ये डिपेंडिंग करता है लोकेशंस पे। नेक्स्ट इन द सीक्वेंस इज ट्राइबल एरिया अलाउंस या शेड्यूल एरिया अलाउंस या एजेंसी एरिया अलाउंस। दिस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 200 पर मंथ। नेक्स्ट इज कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस या आर्मी ऑफिसर्स को मिलता है 1600 पर मंथ इन स्पेसिफाइड एरियाज। हम इन स्पेसिफाइड एरियाज के बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट इज काउंटर इंजरी अलाउंस, दिस इज अगेन फॉर आर्म्ड फोर्स, दिस इज एग्जेम्प्टेड अप टू 3900 पर मंथ। 8th नंबर इज हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस 1060, अगर एरिया का हाइट 9,000 टू 15,000 फीट है, और 1600 अगर 15,000 फीट से ऊपर है। द लास्ट इज अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस, दिस इज जनरली गिवन टू माइनिंग स्टाफ्स, ये 800 पर मंथ था। इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस आइटम्स हमें कुछ इस चीजों को मेंटेन करना होगा। हम फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से करेंगे, SSE status, make a habit of writing like this, previous year and assessment year, computation of taxable special allowance, this is for category 1। हम क्या करेंगे, हम फिर से फॉर्मेटिंग को उसी तरह से रखेंगे, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। ठीक, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जो अमाउंट मिला है एग्जेम्पशन उसी में से मिलने वाला था। We'll write this in the amount column, then we'll write less exemption under section 10 subsection 14 A,
लीस्ट ऑफ, देयर विल बी टू आइटम्स आउट हियर। एक होता है अमाउंट रिसीव्ड, ठीक, जस्ट राइट सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम नंबर। वाई एम राइटिंग दिस, क्योंकि जब आप बात करोगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंसेस, तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के बेसिस पे ही इस अमाउंट को लिखेंगे। एंड नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिमिट। जिन लिमिट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, हम उन लिमिट्स को लिखते हैं। whichever is lower will be deducted from the amount received to calculate taxable value। क्लियर? तो हम लोग को ये चीज फॉलो करनी है जब हम अपने क्वेश्चंस बना रहे होंगे। विल बी राइटिंग, हम अपने फॉर्मेटिंग को इसी तरह से रखेंगे। क्लियर? जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ फॉर्मेट। क्लियर? तो आप इसको फॉलो करेंगे। नाउ विल सी कि ये किस तरह से किया जाता है, बट उसके पहले हम बाकी अलाउंसेस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सेकंड मतलब आइटम नंबर बी में हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ अलाउंसेस है दैट आर exempted अप टू एक्सपेंडिचर incurred for office purpose, again provided the amount received for such expenses। ठीक, मान लो आपको 600 रुपीज मिला है, आपने 800 खर्च कर दिया, तो उस बेसिस पे नहीं, बट मान लो अगर मुझे 600 मिलता है, मैं 600 पूरा खर्च करता हूँ, एग्जेम्पशन 600 का होगा। 600 मैंने रिसीव किया, मैंने 500 खर्च किया, एग्जेम्पशन 500 का होगा। तो इसका भी कैलकुलेशन को किस तरह से देखते हैं वो मैं देखूंगा। यहाँ पे हमें इन अलाउंसेस के बारे में पढ़ना है। ये सारे अलाउंसेस इसी कैटेगरी में आएंगे। कौन कौन से अलाउंसेस? ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जैसे ट्रांसफर अलाउंस हो सकता है, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। ये किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस को मीट करने के लिए दिया जा रहा है। क्लियर? तो इन केसेस में हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिए। अगेन इस केसेस में भी हम इसी तरह से लिखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द एसएससी, his status, previous year and assessment year। Then we'll write computation of taxable special allowance। Again in this case format बनाइएगा आप, particulars, detail and amount। क्लियर? हम फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। We'll write amount received then we'll write less exemption under section 10(14)(b) list of। इस केस में फिर से लिस्ट ऑफ में क्या क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड, कितना आपको मिला, एंड अमाउंट इनकर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ठीक, द लीस्ट ऑफ द टू will be taken out and deducted from the amount received।
and this figure will be regarded as taxable value. Clear? Third category of the allowance under special. These are some allowances which are fully taxable. Just नाम याद रखिएगा, ये सारे allowances taxable है excluding this item. This is exempted up to a specific limit for government employees only. For non-government employee, this allowance is fully taxable. आपको इन allowances के नाम याद रखने हैं for your purpose. And the last, there are forces which are fully exempted. रीजन है इसके पीछे, क्योंकि आप देखिए जिन्हें मिल रहे हैं वो कौन लोग हैं. पहला हाई कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस मिलता है, अलाउंसेस जो यूएन को मिलता है, कंपनसेटरी अलाउंस जो आर्टिकल 222 सबसेक्शन 2 में है, और लास्ट फिर से अगेन जजेस को कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं. ये चारों ही कैटेगरी के अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहते हैं. ठीक. एंड लास्ट द फिफ्थ वन इज अलाउंसेस which are paid outside India. For example, if someone is working outside India and is getting certain allowances outside India, that allowances are fully exempted. This is exempted under section 10 subsection 7. Clear? तो अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बारे में. ध्यान से देखिए आप. आपको क्वेश्चन में 4 अलग अलग केस है, 2 मैं करूंगा, 2 आप करोगे. फर्स्ट में कहा है कि आपको 500 रुपीज पर मंथ मिल रहा है 3 चाइल्ड के लिए. तो आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 500 इंटू 3 इंटू 12 फॉर इंटायर ईयर. तो आपने अमाउंट कितना रिसीव किया आप मुझे बताएं. दिस इज 500 इंटू 3 इंटू 12. टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 18K. कितना हमें रिसीव हुआ है? 18K. अब इसमें से एग्जेम्पशन की बात करते. ठीक. हम जानते हैं क्योंकि ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, तो एग्जेम्पशन होना कितने का था हमें पता है, दैट इज 100 रुपीज. ठीक. पर मंथ, दैट इज फॉर अ ईयर इट विल बी इनटू 12 एंड दिस कैन बी एग्जेम्प्टेड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस. तो इनटू 2, दिस इज द मैक्सिमम एग्जेम्पशन दैट कैन बी क्लेम्ड फॉर दिस अलाउंस. तो फाइनल टैक्सेबल वैल्यू कितने की आ रही है? That is equal to, लिखिएगा, 15,600. This is the taxable value for case number 1. You can do this by putting this in the format जो भी मैंने आपको दिखाया था. आप उस फॉर्मेट में से पूरी तरह से पुट करके सॉल्व करना. आइटम नंबर 2 आप देखिए फिर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है. दिस टाइम द अमाउंट रिसीव्ड इज 90 फॉर 3 चिल्ड्रंस. तो अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा? 90 इंटू 3 इंटू 12, 3240. 3240. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है वो आप देखिए ध्यान से. मैं आपको दिखा रहा हूं फॉर्मेट में. आई एम शोइंग दिस इन दिस फॉर्मेट. हमें अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 3240. ठीक. बट जब आप इस कैटेगरी में लिखोगे तो ये अमाउंट कितना आएगा? दिस विल बी 90 इंटू 2 इंटू 12. दैट मीन्स 90 इंटू 2 इंटू 12. दिस विल बी 1260. सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस करके हमें कैलकुलेट करना था. एंड लिमिट कितना था? 100 इंटू 2 इंटू 12, दैट इज 2400. नाउ व्हाट इज द लोअर अमाउंट ऑफ द 2? दिस इज 2400. सॉरी, दिस इज 2160. दैट मीन्स आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा? The taxable value for this question will be 1080. समझ में आया आपको कि हमने ये कैसे कैलकुलेट किया है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमने 90 रुपीज लिया 2 चिल्ड्रंस के लिए 12 मंथ्स के लिए. मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस का ही कैलकुलेशन किया जा सकता है. क्लियर? तो 2 चिल्ड्रंस के लिए कितना मिला ये हमें देखना है.
और लिमिट कितने की थी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है 5,000 पर एनम। ना उसके दो बच्चे हैं, एक का उम्र 7 साल है और एक का 6 महीना। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भैया 6 मंथ्स का बच्चा थोड़ी ना स्कूल जाता है, उसका एजुकेशन अलाउंस तो नहीं एग्जाम्प्ट होना चाहिए। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, शायद आपको मैंने बताया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स इस बार एग्जाम्शन कितने का होगा, फिर से 100 इंटू 2 इंटू 12। ठीक, ये हमें एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक, आप फिर से पुट करके देखिएगा, 5,000 अमाउंट रिसीव फॉर 2 चिल्ड्रन इज अगेन 5,000 एंड स्टैट्यूटरी लिमिट इज 100 इंटू 2 इंटू 12, दैट इज 2400। क्लियर। तो आपको टैक्सेबल वैल्यू पता चल जाएगी कितना, 2600 की। तो दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। फॉर ऑप्शन नंबर 4 यू जस्ट सी कि आपको पैसे दो चीजों के लिए मिले। फर्स्ट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस and again hostel expenditure allowance. That means this 10,000 includes both, but this time the number of child is 1. So now you should not calculate it for 2 children. तो exemption total कितने का है, 100 plus 300 400, ठीक, into 12 into 1 into 12 for 12 months, and as the number of child is 1, maximum 2 children कहा था ना, तो it can be less than 2 children। ठीक, अगर बच्चे नहीं होंगे तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 4800। दिस अमाउंट इज 4800, दिस इज एग्जाम्शन। द टैक्सेबल वैल्यू विल thus be 5200। इसका आंसर कितना वाला है, 5200। This will be the answer for this question. You can put it in the format and you can solve it. Clear? We'll take up the next questions and the next topic in the next class. We'll start the next class with perquisites. Thank you.